ठीक है ना। मोल प्रभाज को ही क्या कहते हैं, मोल अंश। और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो यह एक अनुपात है। और किसका अनुपात है, तो देखिए अनुपात है, चाहे तो ऊपर रहेगा विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। और किसका अनुपात है, तो कुल विलियन के मोलों की संख्या, यानी विलियन के कुल मोलों की संख्या। तो बोलेंगे क्या कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और कुल विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो पूछेगा कि मोल प्रभाज क्या है या किसे कहते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि किसी भी विलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को पता होना चाहिए कि इसको हम एक्स से सूचित करते हैं, और एक्स दो का निकलेगा, एक निकलेगा विलेय का यानी सॉल्यूट का, और एक निकलेगा एक्स किसका, विलायक का, यानी एक विलेय का मोल प्रभाज और एक किसका मोल प्रभाज निकलेगा, तो विलायक का मोल प्रभाज निकलेगा। ठीक है, तो आओ हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं दोनों के मोल प्रभाज को। तो सबसे पहले बताओ, एक विलेय का निकलेगा और एक किसका निकलेगा, विलायक का निकलेगा, दोनों के लिए अलग अलग। तो पहले हम विलेय का निकाल लेते हैं। तो देखो एक्स का मतलब मोल प्रभाज, तो किसका मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो अगर भैया विलेय का मोल प्रभाज कहेगा तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी एकदम फिक्स हो जाएगा, और नीचे बदलेगा नहीं, ये रहेगा विलियन के कुल मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या। अब देखो इसको एक लाइन और लिख रहे हैं हम लोग कि एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आओ, विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए छोटकी एन, मान लीजिए, और विलायक के मोलों की संख्या मान लीजिए बड़की एन। जैसे मान लो कि विलेय के मोलों की संख्या है क्या, छोटी एन, और विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, बड़ी एन। तो बताओ विलियन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, छोटकी और बड़की को जोड़ देंगे तो हो जाएगा विलियन के मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या। नहीं समझे, विलेय के मोलों की संख्या छोटी एन, विलायक के मोलों की संख्या बड़ी एन, तो विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो जब एकल मोलों की संख्या और इसके मोलों की संख्या के जोड़ देंगे तो विलियन के मोलों की संख्या नहीं आ जाएगा। तो बताओ नीचे क्या लिखेंगे, बड़की एन की छोटकी एन प्लस बड़ी एन, बिल्कुल छोटकी एन प्लस बड़ी एन, चूंकि किसका कह रहा था, विलियन का। तो देखो एक सॉल्यूट इज इक्वल टू, अगर कहेगा सॉल्यूट के लिए तो ऊपर छोटी एन रखो और नीचे एन प्लस बड़ी एन कर देंगे। अगर कोई कहा कि चलो विलायक का निकालो, यानी एक सॉल्वेंट का निकालो, तो बता ऊपर क्या लिखाएगा, विलेय या विलायक, विलायक लिखाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे फिर वही हो जाएगा विलियन के कुल मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लेके आओगे तो बताओ एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या बताइए, छोटकी एन की बड़की एन, तो विलायक के मोलों की संख्या सर बड़की एन, आप विलियनवा के निकालेंगे तो एन प्लस बड़ी एन हो जाएगा। तो ये विलायक के लिए निकल गया, वो विलेय के लिए निकला था। तो बताओ दोनों में अंतर क्या है, तो विलेय के लिए ऊपर छोटी एन चलेगा, विलायक के लिए नीचे विलियन के लिए एन प्लस बड़ी एन। अगर विलायक का कहता तो ऊपर बड़ी एन हो जाता। बात समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों हम लोग समझेंगे मोल प्रभाज का मात्रक क्या होता है। तो देखो, तो जब मात्रक निकालोगे एक्स का मात्रक, तो बताओ मात्रक निकालेंगे तो ऊपर क्या है, मोलों की संख्या, नीचे भी क्या है, मोलों की संख्या।
तब मोलों की संख्या का मात्रक मोल, नीचे भी मोलों की संख्या का मात्रक मोल, तब मोल मोल गोल हो जाएगा, यानी मात्रक नहीं है, बीमाहीन है। जब मात्रक ही नहीं है तो इसकी बीमा कैसे होगी? तो पूछेगा कि मोल प्रभाज का मात्रक, तो एक लाइन में कहना मात्रकहीन प्राणी है ये, इसका कोई मात्रक नहीं, कोई बीमा नहीं। और चूंकि बताओ आयतन तो इसमें है नहीं, तो क्या ताप का प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो हम कहेंगे कि मोललता जो है, सॉरी, मोल प्रभाज ताप से स्वतंत्र है, यानी इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ताप का प्रभाव मोलरता और नॉर्मलता पे पड़ता है, मोललता और मोल प्रभाज पे नहीं पड़ता है। तो क्लियर है ये बात? ठीक है, मात्रक नहीं होता है। और दूसरी चीज है कि ताप पर ये निर्भर नहीं करता है, ताप से क्या है, स्वतंत्र है। अब बच्चों थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक और बात है, और वो बात क्या है कि सवाल पूछेगा कि किसी विलयन में, सवाल क्या पूछेगा कि किसी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल, के मोल प्रभाज का योगफल, ठीक है, योगफल क्या होता है, ऐसे पूछ दिया। मतलब आपसे सवाल पूछ रहा है क्या कि एक सॉल्यूट यानी विलेय का मोल प्रभाज और एक सॉल्वेंट यानी विलायक का मोल प्रभाज, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल वाट। तो आप बताओ कि एक सॉल्यूट को क्या लिखोगे? एक सॉल्यूट को, तो एक सॉल्यूट को यहां देखो क्या लिखोगे। देखो एक सॉल्यूट बराबर क्या है? एक सॉल्यूट बराबर छोटकी n बटा n प्लस बड़की n है। तो लिख सकते हैं कि एक सॉल्यूट बराबर छोटकी n बटा छोटकी n प्लस बड़की n, अब फिर प्लस, सॉल्वेंट में ऊपर क्या दे देंगे? बड़की n, नीचे n प्लस बड़की n। अब बताओ दोनों में एलसीएम क्या है? n प्लस n है, तो क्या यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? n। बोलो n प्लस n कैंसिल होके कितना आएगा? 1, अर्थात विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल 1 के बराबर होता है। ठीक है ना? तो एक बात और आखिरी बात हो जाएगा कि मोल प्रभाज का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। मोल प्रभाज का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा। इस बात को याद रखना है मोल प्रभाज के लिए।